बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएनएस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और कल पाकिस्तान को मैच में शिकस्त हुई फाइनल में सैफ अफ्रीदी क्रिकेट टूर्नामेंट के, और न्यूजीलैंड के हाथ पाकिस्तान 5 विकेटों से मैच हार गया है। कैच ड्रॉप हुए, गलत हिकमत अमली नज़र आई, नाक़िस कप्तानी कल ग्राउंड के अंदर हमने देखी। और फिर पाकिस्तानी फील्डर्स ने जिस तरह फील्डिंग की, यकीनन यहाँ पर जो मौजूद शायकीन क्रिकेट थे काफ़ी मायूस दिखाई दी है। ओवरऑल कल पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन उसका असरात अगर हम देखें तो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पड़ते ज़रूर दिखाई देंगे, जहां पर पाकिस्तान अब तक सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट के 2 मैचेस न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेला है और पाकिस्तान को दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और यकीनन जब 19 फरवरी को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड से मद्दे मुकाबिल होगी आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पहले मैच में, तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा दबाव ज़रूर पाकिस्तानी टीम पर होगा। और अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान की हिकमत अमली कि पाकिस्तान आया बैटिंग परफॉर्म करे या बॉलर्स परफॉर्म करे। अब तक दोनों में से कोई भी चीज़ें पाकिस्तान के लिए परफेक्ट इस सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट में नहीं देखा, जिसके बाइस से ये तासुर आ रहा है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में क्या होगी ये कुछ नहीं पता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी में अच्छे नताइज देगा। और क्योंकि ये पाकिस्तान के सिलेक्टर्स आकिब जावेद भी कह रहे हैं, पाकिस्तान के इस वक्त हेड कोच के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, तो आकिब कह रहे हैं कि बहुत कुछ सही हो रहा है लेकिन कुछ कमी है, उसे हम ज़रूर दूर कर लेंगे। इन सारी सूरत हाल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। उनके साथ साथ मोहम्मद अख्तर साहब मौजूद हैं, क्योंकि हम क्रिकेट से हटकर दीगर खेलों पर भी बात करते हैं। तो मोहम्मद अख्तर साहब यहाँ पर सदर है वॉकिंग फुटबॉल के, तो वो उनसे भी गुफ्तगू रहेगी कि पिछले हमने देखा था कि पिछले हफ्ते भी वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से हमने काफ़ी बातें की थी। आज भी कोशिश होगी कि इस खेल को मज़ीद और भी प्रमोट किया जाए। तो अख्तर साहब आपका भी शुक्रिया। जावेद साहब की तरफ से आगाज़ करते हैं। जावेद साहब, कल देखें तो कैचेस भी हमने ड्रॉप किया, लैथम के 1 ओवर के अंदर 2 कैचेस भी ड्रॉप कर रहे थे, नाकिस कप्तानी भी ग्राउंड से अंदर नज़र आई और गलत हिकमत अमली भी हमने देखा कि ग्राउंड में होती हुई नज़र आई। और पाकिस्तान जिसके बाइस अगर देखें तो सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट का फाइनल मैच हार गया। कुछ मायूसी शायकीन क्रिकेट को हुई कल। जैसे आपने कल के मैच के बारे में कहा, जाहिर है वो तो नज़र आ रहा था जिस तरीके की, ना हमारी कोई हिकमत अमली तो नज़र ही नहीं आ रही थी, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, इवन के फील्डिंग में भी। और फिर आपके जो स्टार हैं वो कहते हैं शायकीन क्रिकेट से कि भाई कराची के शायकीन जो है वो स्टेडियम फिल नहीं करते। कल शायकीन ने स्टेडियम तो फिल कर दिया, लेकिन यह है कि शायकीन की जो उम्मीदें वाबस्ता थी अपनी टीम से वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई। बिल्कुल शायकीन ने बिल्कुल उनको जो है शौक़ लगा कि हमारी टीम 2 दिन पहले जो साउथ अफ्रीका को इतना बड़ा रिकॉर्ड जो टारगेट चेस कर आ रही थी, और जब फाइनल में पहुंच गई और फाइनल में थ्रू आउट आपको जो है न्यूजीलैंड ने बिल्कुल दबा के रखा। कहीं भी खुलकर आपको किसी भी शोबे में जो है न्यूजीलैंड ने नहीं दिया, वो चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, तीनों शोबों में आपको आउट क्लास किया। और आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो है 353 जैसा जो माउंट एवरेस्ट सर करने के बाद जो फाइनल में आप आए, तो फाइनल में आपसे 250 रन नहीं बन पाए। 242 रन पे जो है पूरे 50 ओवर भी आप नहीं खेल पाए और पूरी टीम जो है आउट हो गई। और फिर आपने अभी फील्डिंग की मोहिन भाई बात की, फील्डिंग तो उस मयार की थी कि एक क्लब क्रिकेट की जो फील्डिंग होती वो फील्डिंग नज़र आ रही थी। एक ओवर में 2 कैच ड्रॉप होना। और फिर हिकमत अमली अगर आप कप्तान की देखें तो कप्तान को कल इतना दबाव था कप्तान के, उन्होंने जो है रिव्यू लेना पसंद नहीं किया, ताकि बैट्समैन बिल्कुल आउट था। तो जब आप पे दबाव आता है तभी जो आपकी क्वालिटी पता चलती है कि आप कहाँ खड़े हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं कि रिजवान जो है बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहा है, लेकिन कल टीम की परफॉर्मेंस और रिजवान की जो कप्तानी है वो बिल्कुल दबाव में थी। और आपको इसका क्रेडिट न्यूजीलैंड की टीम को देना होगा, जिस तरीके से उन्होंने आपको जो है उनके कप्तान सेनेटर और ब्रेसवेल ने अपने स्पिन के जाल में जो पूरी इनिंग में दबाए रखा। सेंटर ने बिल्कुल कमाल की जो स्पिन बॉलिंग की, 20 रन दिए, 2 आउट किए और एक मेडन ओवर वो भी रिजवान जैसे बैट्समैन के सामने किया। और उसके बाद ब्रेसवेल ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तकरीबन आप तमाम शोबों में देखें कि न्यूजीलैंड की टीम जो थी अपर हैंड नज़र आ रही थी। और फिर जब उन्होंने इस टारगेट को चेस किया, और फिर सबसे बड़ी बात कि हमसे ज़्यादा जो है उनका जो स्टाफ है विकेट को रीड करने में कामयाब हुआ।
और जिस तरीके की विकेट थी, आपको पता कि बाउंस नहीं था विकेट में, बॉल भी रुक कर आ रही थी, तो उसके मद्देनज़र जो है उन्होंने अपना प्लान चेंज करके बिल्कुल अपनी हिकमत अमली से खेलते रहे। और जिस तरीके से लैथम, कॉनवाय, विलियमसन, मिचेल, इन्होंने जो इनिंग्स खेली हैं, कमाल की इनिंग्स खेली हैं और पाकिस्तान को जो है ट्राई नेशन के फाइनल में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। लेकिन साथ साथ कल पाकिस्तानी ओपनर से एक दफ़ा फिर नाकाम हुए, जहां पर नाकाम हुए और वहां पर फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो भी नाकाम होती हुई नज़र आई। पिछले 2 मैचेस में अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान की टीम जिस तरह पहला मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेली, 330 रन बनाने में कामयाब हुई थी, वहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम, वहाँ पर भी पाकिस्तान के बॉलर्स कोई खातिर का कारकर्दगी नहीं दिखा सके। फिर हमने देखा कि जब जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच खेल रहे थे तो 352 रन पाकिस्तानी बॉलर्स ने दे दिए। फिर तीसरा मैच कल खेला जा रहा जहाँ 5 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त हुई फाइनल मैच में, वहाँ भी पाकिस्तान के बॉलर्स कुछ खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बात वही थी कि क्योंकि कल भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मिडल्स ओवर्स के अंदर जो है हमारे बॉलर्स कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। काफ़ी भारी जिम्मेदारी कल भी हमने कहा था कि फ़हीम पर, इब्रार पर, खुशदिल शाह पर होगी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी कल अदा नहीं करते हुए दिखाई दी है। फिर मिडल्स ओवर्स के अंदर हमारे बॉलर्स ने विकटें हासिल नहीं की। गो कि अगर हम देखें तो शुरू में हमने विकटें हासिल कर ली थी, कुछ प्रेशर ज़रूर हो गया था यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को, लेकिन फिर बाद में हमने देखा तो वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होता गया और न्यूजीलैंड के बैटर बआसानी टारगेट को चेस करते दिखाई दिए। तो जावेद साहब क्या कहेंगे, हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि मिडल्स ओवर्स के अंदर हमारे बॉलर्स कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। जी मोहन भाई, थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में अभी जैसे आपने एंट्रो में कहा है कि हमारे बॉलर ने पहले मैच में 330 रन दे दिए और दूसरे मैच में 350 रन दे दिए। देखें, बॉलिंग जो होती, जो क्वालिटी होती है वो नज़र आती है। आप इसके अगेंस्ट न्यूजीलैंड को देख लें कि वो जो है आपको 200, 250 और ज़्यादा से ज़्यादा 250 तक जाने दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉलर, देखें मिडिल ओवर्स में कल जैसे अभी आपने कहा कि हमने बात की थी, खुशदिल शाह हो गया। चले जावेद साहब, मजीद आपसे भी बात रहेगी, लेकिन साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद अख्तर साहब मौजूद हैं, सदर वॉकिंग फुटबॉल के। थोड़ी सी फुटबॉल पे भी बात कर लें। वॉकिंग फुटबॉल पे, क्रिकेट पे तो तस्करा चलता रहेगा और मेरी कोशिश होगी कि वॉकिंग पे एक और प्रोग्राम भरपूर अंदाज में भी करूँ मजीद। अख्तर साहब आपकी तरफ आओ, और क्रिकेट का बड़ा इस वक्त देखें तो वलवला मचा हुआ है, और ख़ासकर क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी ये पाकिस्तान में हो रही है। 29 साल के बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी का इनेकाद हो रहा है। आप समझिए, दीगर खेल जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा होता है तो दीगर खेल दब से जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजादा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अगर हम एक चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, उसका रिज़ल्ट आपके सामने। लेकिन ये कल मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था कुछ प्लेयर्स का, पाकिस्तानी प्लेयर, कि हमारी अगर एक मैच के अंदर परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है तो पूरा जो मलबा है हमारे पर डाल दिया जाता है। अगर देखा जाए तो पहले लास्ट मैच में जैसे आप कह रहे थे कि 350 का जो टारगेट है उन्होंने अचीव किया, तो कोई बात नहीं, हार्ड लक है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है हमें। हमारी टीम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की टीम, जो कि इंडिया वाले भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह। अब मेरे ख्याल में रिकी पॉन्टिंग साहब का कोई बयान आया था कि इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है कि फ़ाइनल में 2 टीमें ही आपको नज़र आएंगी, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मैच में, जब आप कह रहे हैं कि 19 को हमारी ओपनिंग है, इसी न्यूजीलैंड को हम अच्छे तरीके से बहुत बुरी शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। आई होप कि ऐसा ही होगा। बाकी जहाँ तक फ़ुटबॉल का जिक्र आया, तो दुनिया का सबसे बहुत बड़ा गेम फुटबॉल। अब उसके साथ साथ जब क्रिकेट आपकी T20 पे आ गई, फिर T10 पे आ गई, सुपर 6 भी आ गया, तो अब उसी तरह चलते चलते अब ये फुटबॉल जो है ना, पहले फुटसॉल पे आई, अब ये वॉकिंग पे आई। ये वॉकिंग पे इस वजह से कि इसमें हमारे जो लेजेंड्स हैं, कुछ एक्स फुटबॉलर जो अपने कैरियर ख़त्म करके घर में बैठे होते हैं, तो और वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं, कुछ जाते नहीं हैं, कुछ अपने स्पोर्ट्स को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ परेशान रहते हैं। इसी वजह से दुनिया में ये स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड ने ये स्टेप उठाया कि हम क्यों ना अपने जो एक्स फुटबॉलर हैं उनको ग्राउंड में लाएँ, और जो टैलेंट हमारा है इंटरनेशनल लेवल का, और जो पाकिस्तान के या दुनिया के जो बेहतरीन फुटबॉलर हैं, दोबारा अगर ग्राउंड में नज़र आएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल, उनके बच्चे, हमारी नस्लें जो देखेंगी कि हमारे माँ बाप कैसे खेल रहे हैं या खेलते थे, उनको देखकर इंस्पायर होंगे और वो इस गेम का हिस्सा बनेंगे, फुटबॉल जैसे गेम का। बड़ी अच्छी बात कही फुटबॉल जैसे गेम का। लेकिन वॉकिंग के वाले से मैं ज़रा पूछ लूँ आपसे कि इसका सिलसिला कब से शुरू हुआ? आपने कहा कि इंग्लैंड से इसका आगाज़ हुआ है, और किस एज के खिलाड़ी इससे गेम को खेल सकते हैं? साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान के अंदर इसकी एंट्री कब हुई और पाकिस्तान में अब तक रिस्पांस कैसा आ रहा है इस गेम का?
जी सर, अभी इसका जो आगाज़ है 2007 से इंग्लैंड से हुआ है। इसकी जो हिस्ट्री है वो मिस्टर एलन रोज़ हैं, जो इंटरनेशनल वॉकिंग फुटबॉल के जो प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये स्टेप लिया था, अपनी पूरी लाइफ का जो निचोड़ उन्होंने निकाला था कि भाई हम लोग अब एक्सपायर हो गए हैं, ये क्या करेंगे, इसके बाद कोई हमारा फ्यूचर नहीं है, कोई हमें नेशनल या गवर्नमेंट सतह पर कोई हमें अप्रोच नहीं किया जाता, तो क्यों ना हम इस गेम को ऐसा एक गेम इंट्रोड्यूस कराएं जिसमें हम खुद बिजी भी रहें और आने वाली नस्ल के कुछ मैसेज छोड़ के जाएं। तो उन्होंने वॉकिंग का मतलब कि हम अगर रनिंग नहीं कर सकते, कम से कम जैसे हम पहले एकेडमीज में जाके प्रैक्टिस करते हैं, पासिंग थोड़ा थोड़ा जॉगिंग करके, हल्की हल्की वॉक करके, तो उसको उन्होंने गेम का नाम दिया वॉकिंग फुटबॉल का। तो ये 2007 से जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद चलते हुए अब इनकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। अब इसकी 5 वर्ल्ड चैम्पियनशिप लास्ट ईयर 2024 में हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि हमें 2024 में हमें इसकी एफिलिएशन लेटर मिला। जो लास्ट प्रोग्राम में हमने इसको शो भी किया था और आपके सामने बात भी हुई थी। और आपके प्रोग्राम के तबस्सुर में बताता चलूँ कि लास्ट वीक जो हमारा प्रोग्राम था उससे काफ़ी हमें पजीराई मिली। जो इतना हमने इंट्रोडक्शन आपने कराया, माशाल्लाह वीनस टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस्लामाबाद से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आए, काफ़ी सारे जो लेजेंड प्लेयर हैं उन्होंने रब्ता किया है कि हम इस गेम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। बेशक हम रनिंग नहीं कर सकते, ये तो बहुत अच्छा इकदाम किया आपने, ये पाकिस्तान के लिए गिफ्ट लाए हैं आप, तो उन्होंने इस बात को सराहा है। तो इंशाल्लाह अब हम इसको बाकायदा ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम सूबे अब रेडी हैं। सिर्फ पंजाब के अलावा बाकी हमारे 3 सूबे जो हैं इस वक्त रेडी हैं, हत्ता कि गिलगित और बल्तिस्तान भी इसमें शामिल हो चुका है। गिलगित बलूचिस्तान भी शामिल हो चुका है। इसमें ये तो थी वॉकिंग की थोड़ी सी अपडेट, और मज़ीद हम वॉकिंग के हवाले से और भी बात करेंगे इस फुटबॉल के हवाले से। लेकिन जावेद साहब की तरफ वापस आता हूँ। जावेद साहब, शाहीन शाह आफरीदी एक ऐसा बॉलर जिससे हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कल न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। मेडल में देखें तो उनके स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉल की। पाकिस्तान एक मेन बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के साथ जा रहा है। नसीम की कोई खातिर खा कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। कल हमने फ़हीम को टीम में शामिल किया, उससे भी बहुत उम्मीदें थी कि वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे थे कि फ़हीम को मौका दिया जाए। अगर किसी जिस बेस पे वो BPL के बेस पर वो टीम में सेलेक्ट हुए, तो यहाँ पाकिस्तान की पिचेस पे वो किस किस्म की बॉलिंग करते हैं। कल हमने देखा कि इन पिचेस पे वो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बेशक उन्होंने बैटिंग में 22 रन की इनिंग खेली, लेकिन बॉलिंग में वो नाकाम नज़र आए। तो आप समझते हैं बड़े टूर्नामेंट के लिए जो पिछले से आमिर जमाल मुसलसल परफॉर्म करके आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने परफॉर्म किया, जनूबी अफ्रीका में परफॉर्म किया, जिम्बाब्वे में परफॉर्म किया, लेकिन वो अचानक टीम से बाहर हो जाते हैं, फ़हीम अशरफ टीम में इन हो जाते हैं। तो यहाँ तो हमें ऐसा लगता है कि जो पैराशूट से पर्चियाँ आ रही हैं वो प्लेयर्स टीम में शामिल होता है, वो बड़े टूर्नामेंट्स खेल जाते हैं और फिर वही सिलसिला रह जाता है बैक पे कि जिन प्लेयर्स ने डोमेस्टिक सीज़न में परफॉर्म किया वो आप एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। जी मोइन भाई, आप कुछ अर्सा पहले भी जैसे हम खेल रहे थे और यही प्लेयर थे इन और आउट, एक पूल बन जाता है प्लेयर्स का। कभी हमने खुशदिल को खिला दिया, कभी फ़हीम को खिला दिया, कभी हैदर को खिला दिया। तो अभी भी मुझे वही चीज़ें जो है रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं। और फिर अभी जैसे BPL की परफॉर्मेंस के फ़हीम अशरफ को आपने और हम और आप यही कह रहे थे कि उन्हें भी चेक कर लिया जाए चैम्पियन ट्रॉफी से पहले, तो कल उन्हें भी चेक किया। जिस मकसद ऑलराउंडर वो जो है बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से जो है सेलेक्ट हुए हैं, तो कोई भी खातर ख्वाह उनकी बॉल नज़र नहीं आई कल के मैच में। और जिस तरीके से खुशदिल शाह है, उनको जो उनकी बैटिंग की सलाहियतों को देखते हुए हमने टीम में एज ए ऑलराउंडर शामिल किया था। तो 3 मैचेस हो गए, 3 मैचेस में तो खुशदिल की कोई ऐसी इनिंग नहीं नज़र आई कि आपको लगे कि आपने जो इसको सेलेक्ट किया है इस प्लेयर को, तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं परफॉर्मेंस से। लेकिन ये कि 2 दफ़ा तो खुशदिल शाह की जो बैटिंग है ऐसे स्टेज पर आई कि वो अपने आप को मनवा सकते थे, एक अच्छी इनिंग तराश सकते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बात वहीं आ गई, जैसे अभी आमिर जमाल का आपने जिक्र किया कि वो बिल्कुल आपको पता है कि अपने पीक टाइम से गुजर रहा था, अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, बैटिंग भी कर रहा था। लेकिन हमारे प्लेयर जो है बांग्लादेश में अगर ये दोनों परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जब वो पाकिस्तान आए, अपनी जो विकेटें हैं उन पे तो बिल्कुल अजनबी से लग रहे हैं। कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। और अभी भी जो हमारे हेड कोच है जनाब आकिब जावेद साहब, वो अभी भी जब कल उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें टीम पर एतमाद है, यही टीम जो है हमें आगे चलकर रिजल्ट देगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे बॉलर, बैटिंग और ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। भाई अब मसला ये है कि आपको प्रैक्टिकल जो है आपकी टीम को ग्राउंड में कर दिखाना है।
अब शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तान के, वो खाली इन तसल्लियों पे गुजारा नहीं करने वाले। जैसे बाबर के कहने के मुताबिक कि जी मेरी ख्वाहिश है कि कराची के स्टेडियम भी फिल और आवाम जो है मैचेस देखने आए। तो कल देखें अवाम, मोइन भाई, कितनी बड़ी तादाद में स्टेडियम में मौजूद थी। मैं ख़ुद ये सारी चीज़ें आई विटनेस, मैं ख़ुद ग्राउंड में था। इतनी ज़्यादा आवाम आई थी, लेकिन वो मायूस घरों को लौट गए। कोई उनको एक अच्छी इनिंग्स किसी पाकिस्तानी बैट्समैन की नज़र नहीं आई, कोई एक अच्छा बॉलिंग का स्पेल होता हुआ नज़र नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में यही है, जैसे अभी आपने बात की सिफारशी कल्चर या पर्ची सिस्टम, अगर ये चीज़ें हैं तो वो हमारे लिए आगे चल के जो है चैम्पियन ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा नुकसानदा होगी, क्योंकि आवाम ने जो है अपनी टीम से बहुत ही ज़्यादा तवक्कुआत कर ली हैं। और फिर 28-29 साल के बाद जो है इतना बड़ा हम जो है इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के बाद, तो आवाम की तो ख्वाहिशात है कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले और हमारे प्लेयर नज़र आए। लेकिन क्या कीजिए, जो आपने सिलेक्शन की है अब उन्हीं से ही आपने सारा काम लेना। आकिब जावेद तो आज भी कह रहे हैं कि यही प्लेयर जो है आपको बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी में थ्रू आउट बहुत अच्छे कारनामे थ्रू आउट परफॉर्मेंस देंगे। पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद ये कह रहे हैं। अख्तर साहब, जिस तरह इन्होंने ट्रायल्स की बात की, आप समझते हैं कि इस गेम में भी आप लोगों को ट्रायल्स लेने चाहिए प्लेयर्स की? जी बिल्कुल। पहले तो आपका जो सवाल था थोड़ा बीच में रह गया था कि किस एज के प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 40 प्लस जो है हमारा स्टार्ट है। 40 इयर्स जो है ना हमारी पहली कैटेगरी है, उसके बाद 45-60 तक हमारी एज कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं वो शामिल हो सकते हैं इसके अंदर। तो मेन मकसद भी यही था कि हमारा कोई भी प्लेयर जो नेशनल लेवल खेला है, क्लब खेला है, और उसके बाद उनको बाई चांस या किसी वजह से वो नेशनल टीम में शामिल नहीं हो सका, किसी तौर पर वो इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल नहीं खेल सका, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। और दूसरी सबसे बड़े उनकी फ़िटनेस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ ये हम लाए हैं, और जो हमें काफ़ी सारे जो सपोर्ट है आपके तवज्जो से मिल रही है, और मीडिया में भी काफ़ी इसको लाया जा रहा है कि वॉकिंग फ़ुटबॉल एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारे फुटबॉलर्स के लिए फ़िटनेस के हवाले से। और बाकी ये कि इंशाल्लाह हमारा जो ओपनिंग का है इसी मंथ के एंड में हम इसको प्रॉपर ओपन करने जा रहे हैं मीडिया के थ्रू। मैं जनाब शाहिद सिटी साहब का बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने ये स्टेप लिया कि वॉकिंग फ़ुटबॉल को उन्होंने कहा कि हम इसको लॉन्च करेंगे सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की एसोसिएशन की तरफ से। तो इंशाल्लाह हमारी जो KPK जो है वहाँ पे नेक्स्ट मंथ में ट्रायल हैं सुबह पेशावर के अंदर। इंशाल्लाह अरशद साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हमारे साथ, तो वो नेक्स्ट मंथ में वो ट्रायल दे रहे हैं। जितने भी उनके पास इस वक्त लास्ट वीक से इस वक्त तक 45 प्लेयर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि एक हफ्ते के अंदर 45 प्लेयर्स वॉकिंग फ़ुटबॉल में शामिल हुए KPK से। बड़ी अच्छी बात कही अख्तर साहब ने कि एक हफ़्ते के अंदर प्लेयर्स की तादाद बढ़ती दिखाई दे रही है, और जिस अंदाज़ में प्लेयर्स आ रहे हैं तो मज़ीद और इजाफे की गुंजाइश अभी बाकी है, और इजाफा होता ही चला जाएगा, प्लेयर्स आते ही चले जाएंगे। चलें, प्लेयर्स पे बात हो रही तो जब सब प्लेयर्स पे बात हुई है तो पाकिस्तान के लिए वाहिद स्पिनर्स टीम में है मिस्ट्री इब्रार। कोई खातिर का कारकर्दगी इब्रार की भी नहीं है, लेकिन हमने खुशदिल को शामिल किया। जिस तरह मैं फ़हीम के हवाले से बात कर रहा था, खुशदिल के हवाले से भी हम यही देखेंगे। खुशदिल ने भी तीनों मैच खेले हैं, लेकिन परफॉर्म उनका भी नज़र नहीं आया। बिल्कुल मोइन भाई, खुशदिल ने बिल्कुल मायूस किया। जिस परफॉर्मेंस पे आपने जो है उसे सेलेक्ट किया था, वो उस पर पूरा उतरने में बिल्कुल नाकाम रहा है। और मोइन भाई, कल जब हम स्टेडियम में बैठे हुए थे तो उनके लिए तो फील्डिंग करना मुहाल हो गया था। अब क्राउड देखें, हर चीज़ समझता है। क्राउड मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें लगा रहे थे वहाँ, कोई पर्ची, कोई सिफारशी, कोई इस तरीके की बातें हो रही थी। और जब हमारे क्राउड को भी देखना चाहिए कि ठीक है, वो देखे टीम में मुंतखब हो गया है, सिलेक्शन उसकी हो गई है, अब परफॉर्मेंस जो है उसके हाथ में अगर अच्छी होती है तो ठीक है। लेकिन मैं ये क्राउड से भी दरख्वास्त करूँगा कि कम अज़ कम प्लेयर को जो उस टाइम डिस्टर्ब ना किया जाए, क्यों गो के खुशदिल की कोई परफॉर्मेंस तो है नहीं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। अब यह है कि अभी भी जो है आपको, अब 12 तारीख भी गुजर गई, अब आप स्क्वाड भी नहीं चेंज कर सकते। सिर्फ यह इंजरी अगर हो जाएगी तो उसकी जो है रिप्लेसमेंट ही हो सकती है। अब वही बकौल आकिब के कि भाई हमने जो सिलेक्ट किए हैं, हमने बिल्कुल मौसम के लिहाज से और जिस तरीके की पिचेज़ हैं उस लिहाज से, और इनकी परफॉर्मेंस देख के, इनकी प्रोफाइल पे जो इनके रिकॉर्ड थे डोमेस्टिक के, उन चीज़ों को देखते हुए जो हमने टीम में सेलेक्ट किया है। तो अब ये खुशदिल को भी सोचना चाहिए कि भाई अब जो है मुझे अगर सेलेक्ट किया है तो उन्हें चाहिए
कोई एक ऐसी इनिंग तराश दें, कोई ऐसा स्पेल बॉलिंग का करा दें कि आकिब जावेद भी कहीं जवाब देने जैसे हो, क्योंकि आपको पता साफ़ी जो है तरह तरह के सवाल करते हैं। तो कम अज़ कम जो है अगर आपके प्रोफाइल पे परफॉर्मेंस होगी तो कम अज़ कम ये है कि आपका कप्तान या आपके हेड कोच जो है वो कहीं भी किसी को जवाब तो दे सकते हैं। चलें, जवाब दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ अब बातें हो रही हैं सऊद शकील के हवाले से भी कि उन्हें वन डाउन पोजीशन पे खिलाया गया, लेकिन सऊद भी कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कामरान गुलाम भी डोमेस्टिक में ओपन कर चुके हैं, तो आप बाबर की जगह अगर कामरान को मौका दे दें या सऊद ही ओपन आ जाए तो कुछ फ़र्क आ जाएगा ये ओपनिंग पैर का? बिल्कुल मोइन भाई, ये बहुत ही अच्छी बात है जिसे आपने बताया। देखिए, अगर सऊद को और फ़खर को अगर ओपन कराते हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि रिजवान और बाबर अच्छा ओपनिंग पेयर है पाकिस्तान का, अगर देख लें उठाकर तो बाबर रिजवान अगर ओपन करते हैं, फ़खर वन डाउन आ जाते हैं, सऊद मिडल पे चले जाते हैं जहां पर सलमान अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान को मौका मिला है, कामरान भी परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ तो आप समझते हैं कि एक दफ़ा फिर फ़खर वन डाउन आ जाए या बाबर और रिजवान ओपन आ जाए? बिल्कुल मोइन भाई, आपको शफलिंग करनी पड़ेगी जिस तरीके से आप पीछे तजर्बे करते आए। तो एक आपको ये एक्सपेरिमेंट भी करना होगा कि दोबारा रिजवान और बाबर को जो है आप ओपन करा दें। और आपको पता है T20 नहीं है, 50 ओवर्स का गेम है, और अगर आप ओपन स्टैंड अच्छा दे देते हैं और आप कम अज़ कम से 15-20 ओवर जो है आप ओपनिंग स्टैंड दे देते हैं, देखिए इसमें जो है रन आखिरी 15 ओवर में भी बन जाते हैं। असल मसला यह है कि शुरू के पावर प्ले में जब आपके 1 से 2 प्लेयर आउट हो जाते हैं तो टीम दबाव में आ जाती है। और अगर सामने वाली टीम जो है उनका प्लान ये हो कि अगर दबाव में आगे इन्हें उठने नहीं देना तो फिर वो थ्रू आउट वो 50वें ओवर तक ही आपको दबाव में रखते हैं। अगर आप फ़खर और सऊद के साथ ओपन पे जाते हैं, बाबर अपने वन डाउन नंबर पर आ जाता, तो इस पर भी मैं समझता हूँ कि हमारी टीम पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ये शफलिंग बिल्कुल लाजमी हो गई है। बाबर से जो आप ओपन करा रहे हैं, ज़बरदस्ती की ओपन नज़र आ रही। पहले मैच में जिस तरीके से उन्हें प्लान दिया गया था कि आपने जाकर सिर्फ रोकना है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकेट पे स्टे करना है, वो पूरी तरह से नाकाम हुए। जिन बॉल्स पे जो है बाबर बाउंड्रीज मारता था, कवर ड्राइव खेलता था, उन बॉल्स को भी रोकते हुए वो बीट हो रहे थे। तो बाबर को जो अगर तीसरे नंबर पर ले आते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि ना सिर्फ हमारी टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि उसके बाद जो हमारा मिडल ऑर्डर है और ज़्यादा मजबूती के साथ बैटिंग कर रहा है, और फिर लोअर ऑर्डर में जो हमारे बैट्समैन हैं वो भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अब आपको जब 9 से जो चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने जा रही है, इसमें लाजमी मैं ये देख रहा हूँ कि आपको शफलिंग करनी पड़ेगी। इसी नंबर्स के साथ बाबर फ़खर के साथ जो है अगर आप जाएंगे, जो रिज़ल्ट आपको चाहिए थे वो इस ट्राई नेशन सीरीज़ में नहीं मिले। पूरी सीरीज़ का अगर हाई स्कोर किया तो सलमान अली आगा ने किया है और रिजवान ने किया है। इस सीरीज़ में किसी भी हमारे दूसरे प्लेयर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, सिर्फ 2 परफॉर्मेंस थी, 1 सेंचुरी रिजवान की थी और 1 सलमान अली आगा की। बगाया तो किसी प्लेयर ने जो है 40-45 रन नहीं करके दिए। किसी और की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई है और यकीनन ये जो है इस वक्त सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है पाकिस्तान टीम की, क्योंकि बड़े इवेंट के साथ हम जा रहे हैं और 29 साल के बाद हम इस इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान की टीम को पहला मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलना है तो हम समझते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हिकमत अमली आपने बना लेनी थी, लेकिन आपने हिकमत अमली तब्दील नहीं की। जब आपको इंजरी का सामना करना पड़ा इस टीम के अंदर, तो हमने देखा कि साइम के अनफिट होने के बाद आपके पास ओपनिंग का मसला आया और आप एक दफ़ा फिर बाबर के साथ चले गए ओपन पर आया। अगर यहाँ पर जो आपने इतने मिडल ऑर्डर बैटर्स को टीम में तलब किया है, उससे बेहतर था कि आप एक रेगुलर ओपनर अगर टीम में डाल देते। इमाम अच्छी परफॉर्म कर रहे थे, साथ साथ अगर बात करें आज़ान उवैस पहला सीज़न खेला, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनको भी आप टीम में शामिल कर सकते थे। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों के अंबाल लगाते आए हैं, साहबजादा फरहान टीम में नज़र नहीं आए। तो यकीनन हमें जावेद साहब रेगुलर ओपनर अगर हमारी टीम के साथ होना तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि हम बाबर से जो है आगाज़ कराएं। बिल्कुल मोइन भाई, ये आपको देखें अभी जैसे अभी आपने इमामुल हक का नाम लिया है तो कोच को भी और कप्तान को भी इमामुल हक की जो है कमी महसूस हो रही होगी। देखिए साइम अयूब के साथ इंजरी होगी, उसके बाद आपको जो है एक प्लान पहले बना लेना चाहिए था कि साइम नहीं है तो हमें एक मैच्योर ओपनर चाहिए। जैसे अभी इमामुल हक का नाम लिया आपने, साहबजादा फरहान का नाम लिया, और शाहजेब अंडर 19 से जो लड़का निकल कर आया वो भी बहुत अच्छा लेफ्ट हैंड बैट्समैन था।
तो ये है हमारी मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ें जो है ये इवेंट आने से पहले जो है इन पे काम करना चाहिए था। और आपने ये एक्सपेरिमेंट जो है आपने ट्राई नेशन में और चैंपियन ट्रॉफी में जो है बाबर और फ़खर के साथ करने जा रहे हैं, ये आपकी ये इस सीरीज़ में तो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। इनके क्रेडिट पे कोई रन नहीं बन सके, बल्कि यह है कि इनके आउट होने के बाद जो है टीम पर दबाव बढ़ जाता है। अगर दबाव पड़ जाए तो आपको पता है कि हमारी टीम जो है दबाव में बिल्कुल भी इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जिस तरह से पहले के हमारे जो लेजेंड प्लेयर होते थे वो इस दबाव भी हैंडल करना जानते थे। लेकिन अब हो सकता है हमारी मैनेजमेंट ने जो है इन्हें इस तरीके का कोई प्लान ही ना दिया हो कि भाई अगर आप दबाव में आ जाएं, आपके शुरू के 3 प्लेयर आउट हो जाएंगे तो आपने प्लान ए को छोड़ के प्लान बी पे चले जाना, किस तरीके से जाकर विकेट पे स्टे करना है, अपनी स्किल्स शो करनी है। इन सारी चीज़ों का मुवाजना अगर पहले की जो हमारी पाकिस्तान की टीम थी उसके साथ अब किया जाए, अब तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमारे प्लेयर जो हैं ये क्लब क्रिकेट से डायरेक्ट जो आकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ना आपसे कोई फील्डिंग हो रही है, ना अच्छे कैचेस पकड़े जा रहे हैं, ना आपको ये कप्तान इतना दबाव में आ जाता है जो रिव्यू लेना होता है वो रिव्यू नहीं ले सकते और जो नहीं लेना होता उस पर रिव्यू ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारा जो स्टाफ है, टीम मैनेजमेंट है, उन्हें बैठ के चाहे 19 तारीख से पहले पहले इन खामियों पर बहुत जल्द जो है काबू पाना होगा। अगर आप इन चीज़ों पे काबू नहीं पाएंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें कि जितनी भी टीमें यहाँ आ रही उनकी अगर बैटिंग का पाकिस्तान की बैटिंग से मुवाजना किया जाए, नाम ज़रूर हमारे पास 2-3 बड़े, लेकिन परफॉर्मेंस जो है अभी जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने परफॉर्मेंस दी, साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने परफॉर्मेंस दी, तो लग यही रहा है और भी जो टीमें आ रही हैं वो अपनी बैटिंग मजबूत कर कर आ रही है। जबकि पाकिस्तान का होम ग्राउंड और यहाँ हमारे बैट्समैन बिल्कुल अजनबियों की तरह कह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि विकेट कैसे हमने पढ़नी है। जब विकेट ही नहीं आप पढ़ पाएंगे तो आप क्या वहाँ जाके परफॉर्म देंगे। तो ये तो हमारा जो कोचिंग स्टाफ है उनको इन चीज़ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। चले कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन टाइम ऐसा लगता है कि गुजर चुका है, अब वर्क की ज़रूरत नहीं है, अब ग्राउंड में परफॉर्म करने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमें 2 मैचेस है यहाँ पर न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, तीसरा मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसका इफ्तिताई मैच भी हमने खेलना है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। तो यकीनन जो गलतियां हैं उनसे सीखना चाहिए और टीम को बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाना चाहिए और जब ग्राउंड में उतरे तो हिकमत अमली तैयार करके उतरें ताकि जो शायकीन क्रिकेट है उन्हें मायूसी का सामना करना ना पड़े। अख्तर साहब आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।